तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है, जिसमें हमने बात की थी हार्ट की, ब्लड वेसल्स की और ब्लड की। मैंने बताया था क्योंकि हम क्लिनिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हम हार्ट की बात करेंगे, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। हालांकि कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट ब्लड के भी हैं, यानी कुछ पैथोलॉजी ब्लड के अंदर भी डेवलप होती है, तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। हार्ट में मैंने तुम लोगों को कल बहुत सारी बेसिक बातें बताई, जिसमें मैंने बताया कि हार्ट एक प्रिंसिपल पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम आपकी बॉडी को, आपके लंग्स को हार्ट ब्लड की सप्लाई को प्रोवाइड कराना है, यानी ब्लड को पंप करना है। भैया ऑन टाइम ज्वाइन किया करो विज्ञान, बीच में तुमको बताए 10 मिनट, अगर किसी को हो जाए 5 मिनट तो क्लास ज्वाइन मत किया करो। तो हार्ट जो सेंट्रल ऑर्गन है, इसका काम क्या है? ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज करना, यानी सप्लाई देना बॉडी को और आपके लंग्स को। ब्लड वेसल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स के बारे में बेसिकली 2-3 बातें करनी है। वैसे तुम लोग जानते हो हार्ट के बारे में मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि इसके 4 चेंबर होते हैं, 2 अपर एट्रियम होते हैं, 2 लेफ्ट जो का लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं। किस तरीके से एट्रिया और वेंट्रिकल कनेक्टेड होते हैं, इन सारी चीज़ों पर कल का लेक्चर हो चुका है। आज बात करेंगे ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में तुम लोग जानते हो मुख्यतः हम 2 ही बात करेंगे, वन इज द आर्टरी, अनदर वन इज द वेन। तो आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक सा डिफरेंस तुम लोग समझ लो। वैसे तो मुझे लगता है कि पता ही होगा कि हम ये बोलते हैं कि आर्टरी ब्लड कैरी करती हैं वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो वेन कैरी करती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है ना, 10+2 तक भी सही नहीं है। हमें अब क्या समझना है, हमें एक बेसिक सी डेफिनेशन याद रखनी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि बॉडी हार्ट से जो चीज़ जो है ब्लड सप्लाई को दूर ले जाती है वो आपकी आर्टरी है, यानी हार्ट से जो ब्लड को दूर ले जाए वो आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ लाए वो आपकी क्या है? वेन है। ये एक बेसिक सी बात याद रखनी है, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें तो ये देखना है कि आर्टरी और जो वेन होती हैं, आर्टरी की जो वॉल होती है तुम लोग जानते हो इलास्टिक होती है, मोटी होती है, थिक होती है। वेन की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। आर्टरीज के अंदर क्या होते हैं? वॉल्व नहीं होते हैं, इसके अंदर ब्लड जो जर्क के साथ फ्लो होता है, जबकि वेन के केस में ब्लड की जो स्पीड है वो स्लो होती है। इसमें वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरी से जब भी कोई इंजरी होती है, जहां पर भी आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है, तो इट फ्लो जस्ट लाइक ए फाउंटेन, है ना। फाउंटेन की फॉर्म में ब्लड का जो है एक्सपल्जन होता है और ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है। जबकि आपका वेन की कोई भी इंजरी होती है या वेन से ब्लड का लॉस होता है, तो वहाँ पे ब्लड के लॉस की जो स्पीड है, या ये कह सकते हो कि ब्लड लॉस है, वो कम होता है। हालांकि इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंजरी एंड डेप्थ ऑफ इंजरी। ये बेसिक सी बातें तुम लोगों को याद रखनी है। अच्छा, इसमें आर्टरी और वेन की बाकी चीज़ें तुम लोगों को पता ही है कि इसमें एडवेंटिस या ट्यूनिका मीडिया, है ना, जो भी लेयर होती है उसमें डिफरेंस में मैं नहीं जाऊंगा, है ना, कि क्यों मोटी होती है इसकी वॉल, क्यों इसकी वेन की पतली होती है, ये बातें तुम्हें पहले से पता है। अब चलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। मेन जो बात मैं कल कर रहा था, कंडक्टिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो आज की मेन जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जब भी बात होगी, सीधी सी बात हमें याद रखनी है कि कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे हार्ट में ऑपरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो आपका हार्ट है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर टिश्यू है राइट एट्रिया में, जिसे अपन क्या कहते हैं, कल हमने इस पर भी बात की है, दैट इज द एसए नोड। आप लोग जानते हो कि एसए नोड का काम क्या है? एसए नोड का काम है इम्पल्स को जनरेट करना। यानी हार्ट के अंदर जो, जब हम तैयारी में हम लोगों ने पढ़ा होगा, हार्ट 2 तरीके के होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। क्या ये बात सबको पता है? हार्ट 2 तरीके के होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है? जिसकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है बाहर से। और मायोजेनिक हार्ट होता है जिसकी एक्टिविटी सेल्फ कंट्रोलेबल होती है, खुद ही वो अपने आप में बीट करने की कैपेसिटी रखता है। हालांकि इसकी कैपेसिटी के रिदम्स को, इसकी स्पीड को ऑल्टर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन अभी हमें, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मायोजेनिक हार्ट पढ़ने जा रहे हैं, और मायोजेनिक हार्ट में एक मस्कुलर टिश्यू है जिसे अपन कह रहे हैं एसए नोड। और एसए नोड को क्या बोलते हैं? एसए नोड के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे पेस मेकर बोला जाता है।
पेसमेकर। अब पेसमेकर का मतलब क्या है, अंग्रेजी का शब्द है पेस, का मतलब होता है स्पीड, गति, यानी जो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो मेंटेन करता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसे अपन पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर से आप लोगों को याद रखना है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसमें अगर इस तरीके से मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान देना है कि मान लो ये हार्ट के 4 चेंबर हमने बनाए हैं और इस हार्ट के 4 चेंबर में अपर पार्ट में यहाँ पर राइट एट्रिया में आपका ऐसे नोड है और इस ऐसे नोड से जो इम्पल्स जाती है, इम्पल्स जनरेट होती है, वो आपकी कहाँ जाती है। ऐसा ही एक और पार्ट है ऐसे नोड के बाद हम बात करेंगे, एवी नोड है। इस एवी नोड के पास भी वही प्रॉपर्टी है जो ऐसे नोड के पास है, यानी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी है इसके पास भी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ऐसे नोड है ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है, या ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ बीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, जबकि एवी नोड में ऐसा नहीं है। एवी नोड में कैपेसिटी तो है जनरेट करने की, लेकिन ये मिनिमम नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू द ऐसे नोड। ऐसे नोड के मामले में अगर हम लिखें तो इसके बारे में आपको लिख लेना है कि ये 70 से 75 बीट पर मिनट प्रोड्यूस करता है, जबकि आपका एवी नोड यहाँ पे ये इम्पल्स जो का है, कोई किताब इसको 40 लिखती है, कोई 60 लिखती है, कोई 36 लिखती है। तो आप लोगों को ये कंपेरेटिवली मैं ये कहूँगा कि ये याद रखना है कि अगर हम तुलना करें ऐसे नोड और एवी नोड में तो एवी नोड कम बीट प्रोड्यूस करता है, हालांकि बीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी इसके पास है। इसीलिए इसमें कम बीट प्रोड्यूस होती हैं और इम्पल्स यहाँ पे डिले की जाती है, इसीलिए इसका जिस तरीके से इसे पेस मेकर बोल रहे हैं इसी तरीके से इसे पेस सेटर बोलते हैं। पेस सेटर, बेसिक सी बात यह है कि जो कंडक्शन स्पीड यहाँ आ रही है इसको ये डिले करता है। और एवी नोड के बाद अगर आप देखोगे इतना है ना, इस तरीके से इसमें तुम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, इसके अंदर क्या है, बंडल ऑफ फेस कहते हैं इसे, है ना, बंडल ऑफ फेस। इसी तरीके से ये भी आपका कंडक्टिंग सिस्टम का ही पार्ट है। फिर ये आगे और डिवाइड होता है, हालांकि मैंने जो डायग्राम बनाया बहुत गंदा बनाया है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे नोड से इम्पल्स आ रही है एवी नोड से बंडल ऑफ फेस, और ये बंडल ऑफ फेस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, राइट बंडल ऑफ फेस और लेफ्ट बंडल ऑफ फेस। और ये बंडल ऑफ फेस फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, परकंजे फाइबर में। और ये परकंजे फाइबर इंटायरली पूरे वेंट्रिकल्स को, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी ऐसे नोड से जो इम्पल्स आई है आपको याद रखना है एवी नोड के पास गई है, और एवी नोड से ये आपकी कहाँ गई है, बंडल ऑफ फेस में। और ये बंडल ऑफ फेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, राइट बंडल ऑफ फेस और लेफ्ट बंडल ऑफ फेस। ये राइट बंडल ऑफ फेस और लेफ्ट बंडल ऑफ फेस का नाम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज ये रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं। अगर राइट वेंट्रिकल्स में जाकर के ये डिवाइड हो रहा है तो उसे राइट बंडल ऑफ फेस कह रहे हैं, और अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है तो उसे लेफ्ट बंडल ऑफ फेस कह रहे हैं। फर्दर इसका डिवीजन देखेंगे बंडल ऑफ फेस का, तो आगे ये फाइबरस स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं परकंजे फाइबर। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और पहले से याद है तो और अच्छी बात है। परकंजे फाइबर यानी ओवरऑल हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम जो हम हार्ट का देख रहे हैं, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेबिलिटी है ये ऐसे नोड के पास है। वैसे इंटायर टिश्यू आपका कंडक्टिंग इम्पल्स क्रिएट कर सकता है। ध्यान रखेंगे कि बंडल ऑफ फेस भी अपने आप में ऑटो एक्साइटेबल की प्रॉपर्टी है, ये भी इम्पल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ बीट फिर इसके अंदर कम है। इसी तरीके से आप आगे मूव करेंगे, यानी हमें ये समझना है कि हार्ट का हर टिश्यू अपने आप में कैपेबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है कि ये बीट प्रोड्यूस कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट सुटेबल, या ये कह सकते हैं कि नॉट एबल टू प्रोवाइड द ब्लड टू इंटायर बॉडी। पूरे शरीर को ये जो का ब्लड, अभी हम बात करेंगे कि जब पेसमेकर आपका सही से काम नहीं करेगा, तो अभी हम हार्ट फेल के बारे में बात करेंगे, है ना। यानी हार्ट फेल की डेफिनेशन हमने लगभग एनसीईआरटी में पढ़ रखी है कि व्हेन ब्लड सप्लाइड बाय द ब्लड इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड, या बॉडी के परफ्यूजन के लिए बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड अगर हार्ट पंप नहीं करता है तो उसको बेसिकली हम हार्ट फेल कह देते हैं। हार्ट फेल का मतलब क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा न कर पाना। अगर मान लो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो प्रोसेस हो रही है, तो जो ब्लड पंप आउट किया जा रहा है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और वो कब होगा ऐसा, जब प्रॉपर बीट प्रोड्यूस नहीं होगी, प्रॉपर फोर्स जनरेट नहीं होगा, तो हार्ट उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करेगा, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और उसी कंडीशन को हम आगे चल के बात करेंगे कि हार्ट फेल कहते हैं।
अभी आप लोगों को इतना समझना है कि अगर इस कंडक्टिंग सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, यानी इफ देयर इज डिक्रीजमेंट इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीट, बेसिक सी बात याद रखनी है कि जो नंबर की मैं बात कर रहा हूं कि जो बीट प्रोड्यूस होने के नंबर में अगर कहीं डेफिशिएंसी होती है तो आपको याद रखना है। अभी मैं बात करूंगा पल्मोनरी डिजीज के बारे में, कार्डियो पल्मोनरी डिजीज के बारे में, ईडिमा के बारे में, हार्ट फेल के बारे में। अगर ये इंटायर सिस्टम इंटैक्ट है, ये सिस्टम काम तो कर रहा है, यानी सभी कनेक्टेड है, लेकिन अगर इसमें बीट का नंबर प्रोड्यूस होता है तो हार्ट फेलियर की कंडीशन है। लेकिन मैंने तुम लोगों को अभी कल ही जिक्र किया था, मैंने बताया था कि आज के समय पे जितने भी केस आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और जितने सारे लोग हैं, हेल्दी अपीयरेंस है लेकिन उनकी डेथ हो जा रही है, इसमें याद रखना कि इसमें कंडक्टिंग सिस्टम इंटैक्ट नहीं रहता है। जितनी भी रिपोर्ट अभी रिसेंटली तुम पढ़ोगे तो इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो बीट है ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है, इसमें हमेशा बीट मिस करती है। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है, ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है और सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, या ये कह सकते हो कि आपका पेशेंट कलेप्स होता है और डेथ हो जाती है। लेकिन जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, एमआई के बारे में पढ़ेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हम कार्डियक हार्ट अटैक कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें धीमे धीमे है ना, तभी तुमने देखा होगा कि इसमें आपका कंडक्टिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, इसमें कंडक्टिंग सिस्टम के इम्पल्स जनरेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी इन्वॉल्व होता है, और साथ में ट्रांसमिशन का भी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सडन जितनी भी कार्डियक डेथ होती है उसमें याद रखना इम्पल्स जनरेशन फेल होता है, कंडक्शन फेल नहीं होता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। इम्पल्स जनरेट होना फेल होना एक अलग चीज है और इम्पल्स का ट्रांसमिट होना दूसरी बात है। यानी यहाँ से ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, इसको एवी नोड के पास ले जाना, बंडल ऑफ हिस के पास लेना, परकिंसे फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में फैला देना, ये एक इंटायर डिफरेंट मैकेनिज्म है। दूसरी जो मैकेनिज्म है, ऐसे नोड पर अगर इम्पल्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, ये दूसरा सिस्टम है। मैंने बताया, अभी तुम लोगों को इतना याद रखना है कि ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअली अफेक्टेड होता है, और ग्रेजुअली अफेक्टेड होने से जो बीमारियां होती हैं दे कंसीडर्ड अंडर द सीएडी, कार्डियो जो सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसे अपन कहते हैं। हालांकि कार्डियक अरेस्ट भी उसी का पार्ट है और भी चीजें उसी, लेकिन अभी तुम लोगों को याद रखना है कि जो सडन डेथ होती है, वैसे मैं अभी बताऊंगा, सडन डेथ का कारण है जनरेशन का फेल होना, इम्पल्स का जनरेट न हो पाना। इसमें ट्रांसमिशन अफेक्टेड नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर ग्रेजुअली लक्षण आ रहे हैं, धीमे धीमे लक्षण आ रहे हैं, जैसे अभी हम एंजाइना की बात करेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करेंगे, तो वहां पर लक्षण धीमे धीमे आते हैं, ग्रेजुअल आते हैं, दिखते हैं। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, ये सारे, दम फूल रहा है, उसका सांस नहीं ले पा रहा है, ये करेक्टर किस में आ रहे हैं, इसमें जनरेशन जो का है अफेक्टेड हो रही है, स्लो रेट जा रही है, या प्रॉपर जितनी बीट जानी चाहिए उतनी नहीं जा रही है। इसमें जनरेशन तो हो रहा है लेकिन प्रोसेस ऑफ कन्वे, जो ले जाने की प्रोसेस है, वो अफेक्टेड हो रही है। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यानी मेन इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से या सडन कार्डियक फेलियर की वजह से जो डेथ होती है, इट इज ड्यू टू द फेलियर इन जनरेशन ऑफ इंपल्स बाय द कार्डियक टिश्यू, बाय द एसए नोड और एवी नोड। अगर अचानक से ऐसा हो रहा है लेकिन ग्रेजुअल हो रहा है, तो ग्रेजुअल अफेक्टेड है, ट्रांसमिशन अफेक्टेड हो रहा है, जो उसको ले जाने की स्पीड है, जो गति है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन अगर सडन से ओवरऑल व्यक्ति हेल्दी दिख रहा है, तुम लोग देख ही रहे हो कि न्यूज़ में पढ़ते हैं हम कि एक्सरसाइज कर रहे थे और पता चला कार्डियक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ये इम्पल्स का जनरेशन फेल होता है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, अभी जो गुजरात में डॉक्टर साहब की डेथ हुई, उसमें भी यही उनका जो न्यूज़पेपर तुम पढ़ोगे या डिस्कशन बहुत सारे यूट्यूब पे बड़े डॉक्टरों के पड़े हुए हैं, लिंक तो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। उसमें यही चीज़ सामने आई है कि जनरेशन फेलियर होता है, हुआ है, या जितने भी डॉक्टर जो अभी अपेरेंटली हेल्दी व्यक्ति जितने भी डेथ हुई है, उसमें यही बात आप लोगों को याद रखनी है। अब ये कंडक्शन, मैंने हार्ट के वॉल्व के बारे में मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा कल ही बता दिया था। बेसिकली 2-4 बातें और मैं ऐड करता हूँ, फिर मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने बताया था कि हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और इस 4 चैम्बर्ड में मैंने कल तुम लोगों को हीमोडायनामिक्स के बारे में बताया था। हीमोडायनामिक्स क्या कहती है? हीमोडायनामिक्स में हमने क्या बात की थी? हीमोडायनामिक्स बेसिकली आपको ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है। तो अगर सपोज दैट मैं इसको कहता हूं कि ये आपका राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ्ट साइड है,
आपको याद रखना है कि अपर ऊपर के दोनों ही चैम्बर हैं, ये आपका एट्रियम है ना, ये आपका मान लो इसको आप कह रहे हो राइट एट्रिया और इसको कह रहे हो आप लेफ्ट एट्रिया। राइट एट्री इसी तरीके से ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स मैंने बताया था आपको इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको अपन मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया जाता है, विद द राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ये किससे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से, और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड आपका कहाँ जाता है, ये ब्लड जाता है आपका लंग्स में, इसका नाम ही बता रहा है। और लंग्स में किसके लिए जाता है, फॉर द ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करने के लिए, सैचुरेट होने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए आपका लंग्स में एंटर करता है। तो यहाँ पे अपन इस तरीके से लंग्स लिखेंगे। इसी तरीके से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा रन करता है और अयोटा बॉडी के लिए सक्सेसिवली नीचे की तरफ रन डाउन करता है और सक्सेसिव ऑर्गन पर अपनी अपनी आर्टरी को देता चला जाता है, जो भी ऑर्गन की आर्टरी होती है और ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसी प्रोसेस को पूरे को अपन क्या कह रहे हैं, ये सारा जो प्रोसेस हम देख रहे हैं दैट इज द हीमोडायनेमिक्स। अब मुझे आप लोगों को शायद मैंने अगर बता दिया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वॉल्व हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। अभी मैं बात करूंगा तुम लोगों से कि जो वॉल्व हैं, इन वॉल्व के आधार पर आपको याद रखना है कि जो कार्डियक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, अपन स्टैट लेके चलते हैं। मैंने जब तुम लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन बताया था तो वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन में एक स्टेप आया था दैट इज द ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लोगों को मजाक लगता है ना, स्टैट लेकर के अपन स्टाइल में घूम रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन बहुत कुछ सीखेंगे। आपको याद रखना है कि जो भी हार्ट के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, बेसिकली तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर 4 साउंड प्रोड्यूस, बट प्रीडोमिनेंटली ऑब्जर्वेबल केवल 2 ही साउंड है। और इन दोनों साउंड का आप लोगों को याद रखना है, बोथ साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ वॉल्व। आपको याद रखना है ओपनिंग से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी हार्ट के अंदर जो भी साउंड हम सुनते हैं दे प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ वॉल्व। यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये जो वॉल्व हैं, यानी आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो इनके क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होगी। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी आपकी यहाँ पे आपके जो वॉल्व हैं, है ना, यानी चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व हो, चाहे वो आपका आयोटा का वॉल्व हो, सेकंड हार्ट साउंड आपको यहीं सुनाई देगी। लव और डव जो हमें पहले से बताएं, बाकी हम अभी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। यानी आपको बेसिकली एक नोट में ये लिखाना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अन्यथा नोट लगा के एक बात लिखेंगे, द हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व। आपको याद रखना है क्लोजर ऑफ वॉल्व। जो हार्ट के अंदर हम साउंड सुनने जा रहे हैं इसका एक ही तरीका है, वो है आपका इसके अंदर वॉल्व के क्लोज होने पर साउंड सुनाई देती है। और ये बात आप लोगों को याद है कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है दैट इज लब बोलते हैं इसको, और जो सेकंड हार्ट साउंड है आपकी उसको अपन क्या कहते हैं, डव कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्या नॉर्मल हार्ट की फिजियो एनाटमी या ये कहें कि हम फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो तुम लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं इसी में थोड़ा सा 2-3 बातें और ऐड ऑन करने जा रहा हूं कि अगर हम हार्ट साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो लव और डव की ये साउंड है ये टिपिकल साउंड है, हेल्दी हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। आपको याद रखना है कि हार्ट साउंड को सुनने के लिए, वैसे तो मुझे लग रहा है कि इतना सब लोग तुम जानते हो पहले से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हार्ट साउंड को सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज द स्टेथोस्कोप, है ना। तो ये बात तुम लोग जानते ही हो कि स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। स्टेथोस्कोप, इसके आगे अपन लिख लेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्कल्टेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्कल्टेशन, है ना। इसी तरीके से ऑस्कल्टेशन, इस प्रोसेस को ऑस्कल्टेशन बोलते हैं और इसमें हम हार्ट की साउंड को सुनते हैं। आपको याद रखना है, अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये हाईली इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों को आज के बाद जहाँ भी जाएंगे अपन ओपीडी में या जहाँ भी कोई भी काम कर रहा होगा वहाँ पे मेरे इस एरिया, मेरी इन बातों को आप लोग ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्व करके तुम लोगों को लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ अपने आप ही अभी मैं बताऊँगा तो तुम कहोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। 90% जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है बहुत पहले से क्लिनिकल फील्ड में जाने का,
देखा है लोगों को मैंने, 90% लोग इस ऑब्जर्वेशन को समझ नहीं पाए हैं, है ना। तुम कहोगे तुम ही ज्ञानी हो क्या? हाँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन तरीका तुम लोगों को किताब के स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। जब भी बात आती है ऑस्कल्टेशन की, है ना, अपन ऑस्कल्टेशन में पेशेंट का, हालांकि ये साइकोलॉजिकल भी है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर आपने हार्ट अपना स्टेथ लेकर के जब तक 2-4 बार आगे पीछे पेशेंट के नहीं लगाया, उसको लगेगा यार चेक ही नहीं किया अपन को, है ना। और अगर तुमने, आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन 2-3 बार लंबी चौड़ी सांस खिंचवाओगे, सांस खींचो ऊपर, और तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और ना ही समझ पा रहे हो, और बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि ये प्रैक्टिस का फील्ड है। धीमे धीमे एक दिन में कोई भी प्रॉपर चीज़ें, ना ही बीपी लेना सीख पाता उतने एफिशिएंट वे में, ना ही आप जो है हार्ट की साउंड सुन पाते हो, क्योंकि ये तो बहुत प्रिसाइज मैटर है ना। और जो अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, अच्छे लेवल के जो जानकार हैं, प्रैक्टिस बहुत पीसफुली कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा प्रिसाइज हैं कि वो आपकी बिना एंजियोग्राफी कराए आपके हार्ट की फंक्शनिंग केवल और केवल स्टेथ से बता सकते हैं। मैं ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूँ आसपास में, अपने आगरा में या उधर उधर, जो आपकी स्टेनोसिस को, रिगर्टेशन को, मरमर को, ये अभी बताऊंगा ये क्या चीज़ है, इनको वो केवल स्टेथ से डिटेक्ट कर देते हैं। यानी उन्होंने लिख दिया एक पर्चे पे कि आपको ये दिक्कत है, बाकी बाद में अपन पता चला कि एंजियोग्राफी कराई तो पता चल गया कि यार ये तो बिल्कुल सही लिखा है। ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। वो लोग 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से एक्सपीरियंस में हैं, तो उनको ये चीज़ें, और उसी क्वालिटी के उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अपने जैसा स्टेथ नहीं होता कि 200 रुपये का स्टेथ लेके घूम रहे हैं, उसमें भी क्वालिटी होती है। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको अपन ध्यान रखेंगे। हार्ट साउंड के सुनने के लिए जो एरिया कंसीडर किए जाते हैं, एरिया फॉर ऑस्कल्टेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पर हम सब लोग, जो मैं कहना चाह रहा था कि ओपीडी में जाओगे तो आज से ऑब्जर्व करोगे कि वास्तव में कितने लोग इस एरिया को कंसीडर करते हैं। अब इसमें एक हेडिंग लगाओगे, एरिया फॉर ऑस्कल्टेशन, एरिया फॉर ऑस्कल्टेशन, एरिया फॉर ऑस्कल्टेशन। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एरिया ऑफ ऑस्कल्टेशन की बात आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट को 2 बार बैक करके कहते हैं पीठ पीछे करो भैया, सांस खींचो, और अपन ज़्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा स्कैपुला के नीचे वाले एरिया में, है ना, जो आपका स्कैपुला का ब्लेड है, इसके लोअर एरिया में, नीचे वाले एरिया में 2 बार स्टेथ लगाते हैं, है ना। इसी तरीके से जब एंटीरियर साइड की बात आती है, यानी फ्रंट साइड की बात आती है, तो अपन लेफ्ट एरिया को ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है, और परसेप्शन क्या है, एक सही बात भी है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ है, लेफ्ट साइडेड हार्ट है। यानी जब भी तुम लोगों ने, ये साइकोलॉजिकल भी है कि लेफ्ट साइड में जब भी दर्द होता है किसी की, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ जाती है, क्या, कि ये कार्डियक एसोसिएटेड कहीं पेन तो नहीं है, कहीं ये जो है हृदय संबंधी दर्द तो नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है? ऐसा सुना है तुम लोगों ने? लेफ्ट साइड में लोग सबसे पहले, आपने कहा कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, तो सबसे पहले पूछेंगे कहीं लेफ्ट साइड में तो नहीं हो रहा है। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है, जो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन लोग बोलते हैं या आपसे पूछते हैं कि ये लेफ्ट साइड में तो नहीं है? हाँ, अब आज से इस बात का, तभी मैं कह रहा हूं कि इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड के पेन का राइट साइड के पेन का ऐसा कोई संबंध नहीं है भैया हार्ट से, है ना। और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तुम लोगों को पढ़ाने से पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, और क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग जानते ही हो, यूट्यूब पे भी ये डालता हूँ, बकैती करूँगा तो कोई मतलब भी नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन आप चीज़ को याद रखना है कि लेफ्ट राइट से हार्ट के पेन का कोई लेना देना नहीं है। ये जनरल आदमी के लिए परसेप्शन है कि हार्ट का पेन लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए, एक क्लिनिकल स्टाफ के लिए, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो थोड़ा बहुत जानकार है इस फील्ड का, उसके लिए इस तरीके का कोई भी परसेप्शन नहीं है कि लेफ्ट का दर्द है तो भैया हार्ट का है, राइट का है तो हार्ट का नहीं, नॉट लाइक दैट। अब जो मैं बात बता रहा हूँ इसको अपने एक छोटे से और बेकार से डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। बेकार सा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं डायग्राम बहुत अच्छे नहीं बनाता। चलो देखो, ऐसे सपोज दैट करो कि ये एक, मान लो कोई व्यक्ति है ना, इस तरीके का, और इस व्यक्ति में आप लोगों को समझना है कि ये इस तरीके से इसकी स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम बोन है ना, और ये ऐसे करके समझ लो कि ये आपका डायफ्राम है ना, डायफ्राम एक मसल्स है जो आपके, अब यहाँ इतना तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं सारी चीज़ें तो ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसे समझ लो कि ये आपका लंग्स गए हैं इस तरीके से, और ये लंग्स हैं, और यहाँ कहीं मान लो हार्ट है, सपोज दैट, है ना, ऐसे करके।
इतना गंदा बनाओगे तो कहाँ से समझ लेंगे। हाँ चलो थोड़ा सा कोशिश करो, मैं साफ बनाता हूँ, है ना, थोड़ा सा। देखो ऐसे बनाओ कि मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ऐसा ही बना पाएंगे, ज़्यादा अच्छा डायग्राम हमारे औकात नहीं बना। ऐसे समझ लो, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका हार्ट है, ठीक है, लंग्स वंग्स नहीं बना रहे अपन, नहीं और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये आपकी स्टर्नम है ऐसे करके, और यहाँ कहीं हार्ट होगा सपोज दैट। तो अब हमको क्या पता है कि फिजियोलॉजिकली हमने पढ़ा है, एनाटॉमी में हमने पढ़ा है कि हार्ट इज लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स विच इज नोन एज द मीडिया स्टेनम, है ना। और मीडिया स्टेनम टिल्टेड टुवर्ड्स द, किधर है भैया नाजिरा, हार्ट की लोकेशन बताओ क्या है। अरे हार्ट बताओ भैया कहाँ पे है। हाँ अरे इतना टिपिकल ना बोलो, कार्डियक आर्च तो वो तो नाम ही। हम ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल व्यक्ति को आपको बताना है कि हार्ट कहाँ पे, तो क्या बोलोगे। हम ये बात जो बोलते हैं कि हार्ट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट, लोकेटेड इन द लेफ्ट, इससे क्या कहना चाहते हो तुम लोग, क्या समझते हैं इस चीज से, क्या वाकई लेफ्ट में लोकेटेड है। यस इसी हाँ नहीं नहीं उतना भैया, इतना ना एनाटॉमी मत इसमें डालो, है ना, ये क्लिनिकल का पार्ट नहीं कि 2/3 इधर है 1/3। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, है ना, एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं करूँ मैं, आम आदमी के परसेप्शन पे तुम्हें बता रहा हूँ कि वो ये बोलता है कि लेफ्ट का पेन है तो हार्ट का पेन है, वो समझा रहा हूँ। यानी ये आपको समझना है कि ये इसका एक हल लिखा है ना एनाटॉमी, तुम इवन एनसीईआरटी में भी लिख रखा है कि इट इज जस्ट लाइक ए क्लिंच फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के आकार का है, और लिफ्टेड थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, किसकी तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। अरे ये बात तो सबको पता है ना। हाँ अब इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट में हार्ट साउंड के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्कल्टेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साउंड शब्द यानी सुनना है, ऑब्वियस सी बात है मुझे। अब इसमें 4 पॉइंट आपको कंसीडर करने होते हैं। अब ये 4 पॉइंट कौन से हैं, तो दिमाग लगाओ। अभी मैंने तुम लोगों को वॉल्व इसीलिए रिपीट किया है, कल हालांकि मैंने वॉल्व पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर मैंने रिपीट किया है, और मैं अगेन यहाँ पर उस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये दिमाग में हमेशा के लिए परसेप्शन बैठे और तुम लोग कभी इस चीज़ को गलत ना करो, ठीक है। ये हार्ट है तुम्हारे सामने, ठीक, इस तरीके से ये ओपनिंग है, ध्यान रखना। तो अब ये जो 4 साइडें हैं जिनकी मैं तुमसे जिक्र करने जा रहा हूं, ये 4 साइडें कौन कौन सी हैं, इसको मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये 4 जो पॉइंट याद रखने हैं। पहला एरिया मैं लिख रहा हूं एओर्टिक एरिया। एओर्टिक एरिया, एओर्टिक एरिया अपने आप में नाम डिफाइन कर रहा है कि ये वो एरिया है जहां पर एओर्टा रन कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज द पल्मोनरी, या इसी को आप बोल सकते हो जो है पल्मोनरी एरिया। अब ये अपने आप में बता रहा है कि पल्मोनरी एरिया का मतलब क्या है कि भैया कोई ऐसी जगह होगी जहां से ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स के लिए। और तीसरा जो मैं एरिया लिख रहा हूं दैट इज द ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया। और अगला जो पॉइंट लिख रहा हूं दैट इज द मिट्रल एरिया, मिट्रल एरिया। अब अगर सही से इस डायग्राम पे आओ एक बार, तो तुमको नहीं लगता कि मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं और इस एरिया की बात कर रहा हूं। यानी दिस इज योर पल्मोनरी एरिया, द राइट वेंट्रिकल विच पंप ब्लड फॉर द लंग्स। जबकि मुझसे जब बात बोली जा रही है ट्राइकस्पिड, देन मैं कह रहा हूं कि भैया आपके राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, उस एरिया को मैं बोल रहा हूं ट्राइकस्पिड एरिया। जब मैं बात बोल रहा हूं आपसे मिट्रल एरिया की, तो मैं कह रहा हूं मिट्रल एरिया इट इज द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड बाय द मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। तो मैं बात करने जा रहा हूं इस एरिया की। और जब मुझसे बोला जा रहा है एओर्टिक एरिया, देन योर लेफ्ट वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द एओर्टा एंड दिस इज एरिया इज एओर्टिक एरिया। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूं ये?
ऑस्कल्टेशन के लिए 4 एरिया हमको कंसीडर करने हैं। पहला एरिया आपका एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, मिट्रल, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 वॉल्व एरिया इन द हार्ट। हार्ट में जो 4 वॉल्व के एरिया हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्या बोल रहा हूं मैं? क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? ये 4 जो एरिया ऑस्कल्टेशन की बात कर रहा हूं, ये 4 वॉल्व हैं भैया, कुछ और नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? हाँ और ना में जवाब दे दो भैया, ताकि मैं आगे मूव ऑन करूं। अरे क्या, ठीक है, ओके। अब इसमें आपको समझना है कि ये आयोटिक एरिया है, ये कहां पर है, आपका जो पल्मोनरी एरिया है ये कहां पर है। इसी के हिसाब से अगर आपका स्टेथ रन करेगा तो आप कुछ महसूस कर पाएंगे, आप कुछ सुन पाएंगे। अदरवाइज ढकढक की आवाज तो सब लोग सुन लेते हैं हार्ट से, है ना, स्टेथ लेकर के, क्योंकि मरे नहीं है हम, है ना, पेशेंट मरा हुआ थोड़े जो हार्ट की साउंड नहीं सुनाई देगी, लेकिन उस हार्ट साउंड को जो अपन सुन के आते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यानी हम में और एक चिंटू आदमी में कोई अंतर नहीं है, वो भी उसको भी कान में लगाओगे स्टेथ तो वो भी बता देगा हाँ आवाज आ रही है। लेकिन जो हमें समझना है वो क्या समझना, अरे हार्ट साउंड को तो भैया तुम कान रख करके ऑब्जर्व कर लो, किसी के सीने पे पता चल जाएगा क्या हार्ट साउंड दे रहा है। लेकिन क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द pathology, what is the abnormality going to take place in these 4 particular area। अगर इन 4 particular area में हो रही हैं तो ये हार्ट की पूरी आपको फिजियोलॉजी, पूरी एनाटॉमी का ज्ञान करा देगा, जिसपे मैं स्टेनोसिस की बात करूंगा, जिसपे मैं रिगर्टेशन की बात करूंगा, जिसमें मैं इनसफिशियंसी की बात करूंगा, जिसमें मैं फेलियर की बात करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये 4 एरिया कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ध्यान देंगे। जो आपका आयोटिक एरिया आपको याद रखना है, इट इज लोकेटेड इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अब मैं देखो शॉर्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा जगह कम है, इसीलिए आप लोग समझ जाएंगे इस बात को, और अपने शॉर्ट में यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। जो इंटरकोस्टल मतलब समझ रहे हो, कोस्टा मतलब रिब्स। तो आपकी क्लेविकल अगर आप अपने आप से फील करेंगे, देखेंगे, तो क्लेविकल के बाद जिसे अपन कह रहे हैं लेटरली आपकी जो हॉरिजॉन्टल बोन पड़ी हुई है, ब्यूटी बोन जिसे अपन कहते हैं, इसके माइक किसका ओपन है? माइक बंद करो भाई। अरे माइक बंद करो, कौन है क्लास में ये? तो जो आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, आपको याद रखना है, इस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपका जो एरिया है दैट इज द एओर्टिक एरिया। आपको याद रखना है कि जो आपका एओर्टा ओपन हो रहा है दैट इज द सेकंड इंटरकोस्टल। अब कंफ्यूजन ये होता है कि भैया ये सेकंड इंटरकोस्टल है किधर साला, तो आपको याद रखना है ये एकमात्र ऐसा एरिया है जो राइट साइड में है। यानी जब भी आपका स्टेथ रन करता है, ध्यान रखेंगे आपका नहीं, ज्यादातर लोगों का, तो अपन लेफ्ट साइडेड में ही स्टेथ को घुमाते हैं, क्योंकि अपन के दिमाग में परसेप्शन यही है कि हार्ट की सारी फिजियोलॉजी लेफ्ट साइड में रन कर रही है। लेकिन आपका आयोटा वाला जो एरिया है ये आपका रन कर रहा है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड एंड लेटरल टू द स्टर्नम। इस शब्द को लिखेंगे भैया, है ना, लेटरल टू द स्टर्नम। अब लेटरल टू द स्टर्नम का मतलब मैं एक बार थोड़ा सा एक डायग्राम फिर ड्रॉ करूंगा। ऐसे समझो कि ये आपका स्टर्नम है ना। अब लेटरल का मतलब क्या है, ऐसे करके, है ना, हट करके। तो आपकी राइट साइड में लेटरल टू द स्टर्नम ये जो एरिया है ये है आपका कौन सा, एओर्टिक एरिया। अब मैं जो हार्ट फेलियर की तुमसे बात कर रहा हूं, है ना, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है भैया, आयोटा के अंदर ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। क्या बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना जा रहा हूं? आयोटा में ब्लड कहां से जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो यहां पे हम पढ़ेंगे अभी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एलवीएफ, जो कॉमन डिजीज है हार्ट की। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन में आपको इस आयोटिक एरिया को प्रिसाइजली सुनने की जरूरत है। कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी बात करूंगा अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं, पल्मोनरी एरिया। याद रखेंगे आयोटिक एरिया, इट इज लोकेटेड टू द राइट साइड ऑफ द
यानी आपकी स्टर्नम, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं चाहिए भैया, है ना। ये स्टर्नम है, स्टर्नम के मान लो ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो सेकंड इंटरकोस्टल एरिया में एयोटिक एरिया, इट इज लोकेटेड एट द लेटरल ऑफ द स्टर्नम, यानी स्टर्नम, ये है स्टर्नम है, इसके लेटरल साइड में और राइट साइड में है, यानी आपका स्टेथ राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर भी रखा जाना चाहिए। आगे सेकंड में बात करने जा रहा हूं पल्मोनरी एरिया की। पल्मोनरी एरिया इट इज आल्सो लोकेटेड इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। याद रखेंगे ये भी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है, लेकिन आपको याद रखना है ये लेफ्ट साइड में है। बाकी जो लेटरल टू द स्टर्नम आपको याद रखना है एज इट इज, यहाँ पे ये भी बात लागू होती है कि ये भी लेटरल है, लेटरल टू स्टर्नम, लेटरल टू स्टर्नम, यानी स्टर्नम के लेटरल एरिया में ये लोकेटेड है। और आपको याद रखना है कि ये किधर है, आपका लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं दैट इज द ट्राइकस्पिड एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया आपका है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। भैया आप अपनी पसलियां गिनते रहना, देखते रहना क्या बोल रहा हूं। फोर्थ इंटरकोस्टल एरिया और स्टर्नम से जो आपकी बोन रन कर रही है दैट इज द क्लेविकल से तुलना, ये एक समझ लो कि एक दो बार आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो तुमको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट रिब ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये। अब इतना कोई बहुत ओबीज पेशेंट हो तो बात अलग है, लेकिन दुबले पतले लोगों में तो ऐसे ही तुम पसली गिन लोगे उसकी, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, इट इज लोकेटेड इन द फोर्थ इंटरकोस्टल एरिया या फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और सेम आपको याद रखना है कि ये लेफ्ट साइड में है और लेटरल टू द स्टर्नम है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो बात है दैट इज द मिट्रल एरिया। और मिट्रल एरिया की जब मैं बात करूंगा इट इज द फाइव इंटरकोस्टल स्पेस एंड इन मिड क्लेविकुलर लाइन, ये बात याद रखनी है। ये भी आपका यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल, ये भी आपका लेफ्ट में है और कहाँ पे है, मिड क्लेविकुलर। अब मिड क्लेविकुलर का मतलब देखो भैया समझो, ये स्टर्नम है, क्लेविकल मान लो मैं ये कह रहा हूँ दोनों तरफ की क्लेविकल ये है, तो मिड क्लेविकुलर का मतलब इस तरीके से फिफ्थ आपकी जो रिब्स है उसमें जाकर के जो एरिया है दैट इज द मिट्रल एरिया। तो आपको याद रखना है कि मिट्रल एरिया कहाँ पे है, इन लेफ्ट साइड इन मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। यानी बेसिक सी दो तीन बातें मैंने तुम लोगों को बोली हैं, इसको बड़े ध्यान से समझोगे। ऑस्कल्टेशन एरिया में वी विल ऑब्जर्व ओनली दीज 4 पॉइंट, आयोटिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया एंड मिट्रल एरिया। इसमें सबकी अपनी एबनॉर्मलिटी है। आयोटिक एरिया में एबनॉर्मलिटी होगी, उस पर अभी हम बात करेंगे। आयोटिक रिगर्टेशन की बात करेंगे, आयोटिक स्टेनोसिस की बात करेंगे। इसी तरीके से पल्मोनरी एरिया में भी पल्मोनरी स्टेनोसिस की बात करेंगे, पल्मोनरी रिगर्टेशन की बात करेंगे, ट्राइकस्पिड एरिया में बात करेंगे। अभी अपन और कुछ चीज़ें और जानेंगे। यानी मुझे अभी एक सीधा सा पॉइंट आप लोगों के दिमाग में देना है कि केवल और केवल आयोटिक एरिया ऐसा है जो राइट साइड में है, बाकी 3 पॉइंट आपके पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड और मिट्रल एरिया, दीज आर लोकेटेड इन द लेफ्ट साइडेड, while pulmonary area second intercostal space, tricuspid area fourth intercostal space and mitral area fifth intercostal space, mid clavicular, याद रखेंगे क्लेविकल के बीच में आना है रन करके। बहुत अच्छा पीडीएफ अगर मैं बनाया होता शायद तो तुम लोगों को फोटोग्राफ दिखाता, वहां से जो है इसको पता था। लेकिन अभी ऐसे समझो, एक बार कोशिश करता हूँ कि एक डायग्राम में ड्रॉ करूँ। मान लो सपोज दैट एक व्यक्ति है ना, और ये आपकी जो का क्लेविकल है इस तरीके से, है ना, और इस क्लेविकल ये आपकी इस तरीके से स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम है। स्टर्नम के लेटरल साइड में है ना, ये आपकी मान लो इसको मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। और इसी एरिया में अगर अपन देखेंगे तो ये आपकी क्लेविकल है और क्लेविकल का मिड आपका ये है, तो इस तरीके से ये मिड है। और आपकी पांचवी जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो कहीं सपोज दैट यहाँ है इस तरीके से, तो इसको आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है ना। और इसी तरीके से आपका जो अगला पॉइंट मैंने बताया था दैट इज द पल्मोनरी एरिया। अब पल्मोनरी एरिया आपका कहाँ पे है, तो पल्मोनरी एरिया आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है, तो यहाँ कहीं रन कर रहा होगा। और इसी तरीके से आपका मैंने बताया आयोटिक एरिया, तो आयोटिक एरिया पे विशेष ध्यान रखना है भैया, ये आपका राइट साइड में यहाँ कहीं होगा, है ना, लेटरल टू द स्टर्नम होगा, ये भी लेटरल है,
ये मिड क्लेविकुलर है, और नेक्स्ट है आपका ट्राइकस्पिड एरिया। तो ट्राइकस्पिड एरिया आपका कहाँ पे है, यानी जिसे अपन कह रहे हैं दिट इज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आपका कहीं इधर कहीं होगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। यानी इस डायग्राम को ऐसे समझो कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। इस तरीके से ये आपके पॉइंट होने चाहिए। यानी जब आपका स्टेथ पेशेंट की चेस्ट पर मूव ऑन करे तो आपके दिमाग में ये वाला फोटोग्राफ विशेष तरीके से होना चाहिए। क्या मैं जो समझा पा रहा हूँ, क्या अपनी बात को रख पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको ये 4 एरिया मैं समझा पा रहा हूँ कि कौन कौन से एरिया हैं जो आपको ऑस्कल्टेट करने हैं। अभी आप इसकी पैथोलॉजी पर नहीं जाएंगे। क्या ये एरिया 4 समझ में आ रहे हैं कि मैं ऐसे ही बके जा रहा हूँ? ठीक है, यानी ये बात अगर तुम लोगों को समझ में आ रही है तो मेन जो पॉइंट मुझे ध्यान देना है दैट इज द एयोटिक एरिया राइट साइड में स्टेथ जाना चाहिए, जो 90% जनता का नहीं जाता है। उनको लगता है कि अपन तो लेफ्ट में ही हर्ट है, लेफ्ट में ही सब कुछ है, लेफ्ट में ही चेक करेंगे, बट नॉट लाइक दैट। ये जो 4 पॉइंट हैं इनकी अपनी खुद की पैथोलॉजी है, अपनी एबनॉर्मलिटी है जो आपको बताती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट हर्ट साउंड होती है, यानी यहाँ पे मैं वैसे हर्ट साउंड के बारे में पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि 2 तरीके से आपकी मेन साउंड प्रोड्यूस होती है। हर्ट साउंड के बारे में ये भी बता चुका हूँ, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ वॉल्व। लेकिन अब जो नॉर्मल हर्ट साउंड है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया। नॉर्मल हर्ट साउंड आपकी 2 तरीके से होती है, दैट इज़ द फर्स्ट हर्ट साउंड जो होती है उसे लब बोलते हैं, और दूसरी जो हर्ट साउंड होती है उसे अपन डव कहते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है, नोट लगा करके, है ना, हर चीज़ में नोट लगा रहे हो, है, लिखो। इस पॉइंट को लिखेंगे, एनी साउंड other than these normal hurt sound, that is ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे लव और डव is mostly abnormal and known as मरमर। अब ये शब्द याद रखेंगे, यानी नॉर्मल हर्ट साउंड के अलावा कोई भी साउंड अगर हर्ट में प्रोड्यूस हो रही है, यानी नॉर्मल हर्ट साउंड कौन सी है भैया, लव और डव, दैट प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ वॉल्व। अगर इन 2 साउंड के अलावा कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है उसे एबनॉर्मल साउंड होती है, वो उसे बोलते हैं अपन मरमर। क्या तुम लोगों ने सुना है मरमर क्या होता है भैया? मरमर का मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मल साउंड। नीट की तैयारी के दौरान आप लोगों ने सुना होगा कि वॉल्व के लीक हो जाने की वजह से, वॉल्व के नैरो हो जाने की वजह से, तुम लोगों ने सुना होगा उनके हार्ट के वॉल्व सिकुड़ गए हैं, उनके हार्ट के वॉल्व हार्ड हो गए हैं। ये क्या ये शब्द किसी ने सुना है? उनका ब्लड बैक करता है, ये शब्द किसी ने सुने हैं कि नहीं? अरे किसी ने ये शब्द सुने हैं कि उनके हार्ट में वॉल्व डाले गए हैं, वाल्व खराब हो गए हैं लोग, है ना? तो ये जो वाल्व का जो प्रोसेस है इसको अपन स्टेनोसिस कहते हैं, है ना, यानी वॉल्व के अंदर हार्डनिंग हो जाना, वॉल्व का सिकुड़ जाना, उसका ल्यूमेन का कम हो जाना। इस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को याद करना है कि नॉर्मल हर्ट साउंड के अलावा जो कोई साउंड प्रोड्यूस होती है उसको अपन कहते हैं मरमर। यानी अदर देन द नॉर्मल साउंड, एनी साउंड विच इज एबनॉर्मल, इट इज हर्ट साउंड। आपको याद रखना है कि आपकी जो नॉर्मल हर्ट साउंड है S1 S2 जिसे अपन कहते हैं, S1 में अपन लव कहते हैं, S2 को अपन डव कहते हैं। ये बेसिक सी बातें आप लोगों को याद है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन? अरे किसी को कोई डाउट है भैया यहाँ तक, या मैं आगे मूव ऑन करूँ? ठीक है, चलो ये ऑस्कल्टेशन का पार्ट है। मैं 5 मिनट और लूंगा, देन वी विल, कितना टाइम हो रहा है? ठीक है,
5 मिनट और लूँगा तुम्हारी। 5 मिनट में मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने आपसे बात की, नॉर्मल फिजियोनाटमी के बारे में बताया, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बताया, आज ऑस्कल्टेशन के ऑब्जर्वेबल एरिया बताए, जिस पर बहुत ध्यान से इसको रिपीट करेंगे इस क्लास को अपने आप से, है ना। और दूसरी बात जो है क्या आप लोगों को याद रखनी है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ हल्का सा एक पॉइंट, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ, या लिख सकते हैं अकरेंस ऑफ कार्डियक डिजीज। वैसे तो तुम लोग खुद ही इतना न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो, लेकिन क्योंकि हम न्यूज़पेपर पे चीज़ों को बिलीव नहीं कर सकते, अपन थोड़ा सा फैक्चुअल और डेटाबेस जानकारी कलेक्ट करते हैं और आज की क्लास को फिर ऑफ करते हैं। आपको याद रखना है कि अकरेंस ऑफ कार्डियक डिजीज, वैसे तुम लोगों ने सुना होगा लोगों के मुंह से ये बात कि आजकल हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, है ना। इसके पीछे 2 सेकंड का टाइम लेकर के फिर अपन मूव ऑन करते हैं। आपको याद रखना है कि कार्डियक डिजीज जितनी भी बीमारियां, वैसे तो मैं कार्डियक क्या, मैं तो सारी डिजीज को, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अपन पढ़ते हैं, है ना, जो बीमारी की एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैल सकती, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं ये लग्जरी डिजीज हैं। लग्जरी का मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन किसी रिक्शा चालक को, किसी गरीब व्यक्ति को हो जाए, है ना। रिक्शा चालक को तो चलो किसी वजह से हो भी सकता है, लेकिन एक नॉर्मल वर्किंग मैन है, किसान है, या जो अपना थोड़ा सा भागदौड़ करता है, थोड़ा सा मेहनत का काम करता है, उसको ये बीमारी होने के चांस बहुत कम है। हालांकि हो सकती है ना, अपन उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बीमारियां लग्जूरियस जो लोग हैं, जो आराम से पड़े रहते हैं, है ना, जैसे अपने आयुर्वेद में लिखा है। अच्छा, आज तो मैम भी हैं क्लास में, मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ बोलूँगा तो, है ना। तो आपकी अकरेंस इन डिजीज़ की क्या है, जैसे आपकी डायबिटीज़ के बारे में क्या बोलता है, मधुमेह के बारे में, कि आराम से जो गद्देदार बिस्तर पर बैठा हुआ है ना, आराम से, कोई चिंता नहीं है जिस व्यक्ति को, हेल्दी खाना खा रहा है, बढ़िया खाना खा रहा है। तो उसी अब सच्चाई तो यही है कि ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज होने की वजह से, ऐसे ही मान लो डिपोजिशन ऑफ फैट जैसे अपन पढ़ेंगे अभी, है ना, फैट की प्रोफाइल गड़बड़ हो रही है, बेचारे को फैट मिल ही नहीं रहा खाने के लिए, एक नॉर्मल आदमी को या एक मेहनती व्यक्ति को, उसमें कहाँ से फैट डिपॉजिट होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डेटा मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का डेटा है, जो मैं तुम्हें 2 मिनट में बताना चाह रहा हूँ कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, आपको याद रखना है कि इन डेवलप्ड कंट्री, है ना, डेवलप्ड लिखेंगे, डेवलपिंग नहीं, है ना, इन डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान, यूके, यूएस, टोटल नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ डेथ, क्या लिखा मैंने, इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, यूएस, यूके, टोटल नंबर ऑफ डेथ, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, टोटल नंबर नहीं, आपको यूके एंड यूएस ऐसे लिखोगे, है ना, टोटल नंबर नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, यूके, यूएस, है ना, अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ डेथ, ऐसे लिखेंगे, 50% ऑफ डेथ इज ड्यू टू कार्डियक डिजीज। ये डेटा थोड़ा सा चौंकाने वाला है लेकिन सही है, कार्डियक डिजीज। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अंग्रेजी में मैं सही नहीं लिख पाया हूँ तो तुम लोग एक बार मेरी शब्दों पे ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, जापान है, यूएस है, इसके अंदर जो टोटल डेथ होती हैं उसका 50% कंट्रीब्यूट किया जाता है किसके द्वारा, कार्डियक डिजीज के। यानी सारे जितने भी लोग मर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, उसमें 50% लोग केवल और केवल किसकी वजह से मर रहे हैं, कार्डियक डिजीज की वजह से। क्या मैं समझा पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसकी अकरेंस जब कार्डियक डिजीज के बारे में बोला जा रहा है तो 50% डेथ का कारण है ये, सीधे शब्दों में। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। और इस 50% अकरेंस में से आपको याद रखना है, अगर मैं इसे और डिफाइन करूं तो आपकी जिसमें से 25% जो डेथ होती हैं वो स्पेशली कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं, 20% ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज।
अब कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे। कोरोनरी आर्टरी आपकी क्या है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट है, तो यानी हार्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी। उसके बाद 20% आपका कंट्रीब्यूशन है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आप समझ ही रहे हैं, हाई बीपी अपन बात करेंगे। और इसमें से 2% जो बीमारी होती हैं वो होती है आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीज। 2% रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज। और 1% जो बीमारी होती है वो होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है भैया? मीनाक्षी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? जी, यानी बाय बर्थ जो बीमारी होती है भैया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जैसे आप लोगों ने पढ़ोगे सेप्टल डिफेक्ट अपन पढ़ेंगे, है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तुम लोगों ने सिंपल भाषा में सुना होगा कि इस बच्चे के दिल में छेद है ना? सुना है ये शब्द किसी ने कि दिल में छेद है इसको? हाँ, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि इसकी अकरेंस मात्र 1% है। हमको याद रखना है कि जो आपकी टोटल डेथ हो रही है, हालांकि हमारा देश भी धीमे धीमे किस में जा रहा है, हम लोग डेवलपिंग अपने आप को किए हुए हैं, लेकिन हम लोग डेवलप्ड हैं, है ना? है नहीं तो कुछ दिन बाद हो जाएंगे। तो यानी कहने डेवलप्ड का मतलब ध्यान रखना है, डेवलप्ड का मतलब मैं जो समझ पाता हूँ क्लिनिकल एस्पेक्ट में, बीमारी के एस्पेक्ट में, मैं केवल यही कहता हूँ कि डेवलप्ड का मतलब जो बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। भाई डेवलप्ड का मतलब रुपया पैसा इकोनॉमी ठीक ठाक है, वही ना डेवलप्ड कहा जाता है। तो यानी जितनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी है, जितना ज़्यादा है, अब सोचो जापान जैसा देश है ना, अमेरिका जैसा देश, उसमें 50% कार्डियक डिजीज़ के केस हैं। टोटल डेथ का 50% रेशियो, ये कहानी नहीं है भैया, डेटा चेक कर सकते हो, मैंने तुम लोगों को बता दिया है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यानी 50% डेथ का एक मेजर इशू है। क्या इसके कौन कौन से कारण और हैं? तो पल्मोनरी हार्ट डिजीज़ का क्या कारण है, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसी तरीके से आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या है, इन सब पर 1 बाय 1 अपन कल की क्लास में आगे चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने एक जनरल परसेप्शन आपको बताया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बताऊंगा, तो आप लोग शायद इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ, देख पाओ, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आप लोगों को ये बेसिक सी बातें पहले ध्यान रखनी है। यानी कार्डियक डिजीज़ के बारे में जब भी बात की जाती है, आप लोगों को इसे समझना है, क्योंकि इसकी अकरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसके इनिशियल जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्लिनिकल, अब जब बात करेंगे तब देखेंगे कि किसी की सांस फूलना, सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होना, स्वेटिंग होना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन होते हैं। और अगर अपन इसे इग्नोर कर रहे हैं या हमारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो अपन फिर किसी न किसी दिन एक बड़ी समस्या में फंस जाएंगे और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर हम इनिशियल लेवल पर ये छोटे छोटे जो साइन होते हैं, छोटे छोटे जो आपके इंडिकेशन होते हैं, इनको अपन डिटेक्ट कर पा रहे हैं, इनको अपन देख पा रहे हैं, तो बड़ी समस्या से जो है पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यही रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो इमीडिएटली पूछ सकते हो। बाकी चीज़ों पे मैं राइट हार्ट फेलियर क्या है, लेफ्ट हार्ट फेलियर क्या है, किस तरीके से पहचान करते हैं, इस पे अपन कल चर्चा करेंगे, है ना। बाकी अभी पूछ लो किसी का कोई डाउट हो तो। अरे पूछ लो भाई, किसी का कोई डाउट है?